आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एनालिसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट चल रहा था वहाँ पे बोला था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी एंड इलेक्शन कमीशन जो इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के द्वारा, तो उसका साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसको इंडिपेंडेंट रखना था एग्जीक्यूटिव से, मीन्स दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अंडर द प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश की गई थी और इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वाज द कंसेंसस, एक मत था। तो लेकिन डिस्पाइट दिस थिंग जो पावर लॉ बनाने का दिया गया वो पार्लियामेंट के पास दिया गया, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी तक उस पर कोई लॉ नहीं बना था। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद अपनी पार्लियामेंट ने एक लॉ लेके आई और लॉ में भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उससे हटकर कुछ प्रोविजन है जिसको लेके फिर से एक बवाल खड़ा हो गया है और इसीलिए यूपी सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस केस को लेके गए हैं। इस लॉ को ही क्वेश्चन किया है, चैलेंज किया है कि ये लॉ इंडिपेंडेंसी ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक बार देख लेते हैं। ये आर्टिकल 322 के अंडर में दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। यहाँ पे क्लियरिटी के साथ लिखा है कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर कमिश्नर एज अ प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। यहाँ पे ठीक है ना। और फिर ये बोलता है कि द लॉ दैट विल गवर्न इसको सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। तो जो भी लॉ बनेगा इसके टर्म्स कंडीशंस के लिए वो पार्लियामेंट के हाथ में वो पावर है। यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट क्या था और हाँ एक बार देखते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट लास्ट ईयर आया था उसमें बोला गया था कि जो सिलेक्शन कमेटी होगा चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए वो 3 पर्सन होंगे। पहला प्राइम मिनिस्टर, सेकंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड थर्ड विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन जो लॉ इन्होंने लेके आए हैं इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2003, इसमें इन्होंने सेक्शन जो 7 है यहाँ पे इन्होंने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कर दिया दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इश्यू आ गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया है। तो थोड़ा सा तो बायस हो गया इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर होगी उसके फेवर में हो जाएगा। तो अगर चीफ जस्टिस उस टेबल पे बैठा है और जहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है कि टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भी डेविएट करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यू आर इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन विल गिव अपना आर्गुमेंट देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपना आर्गुमेंट देंगे और जो अनबायस लगेगा उस पर वहाँ पे सिलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया है, इस पे फर्दर सुनवाई होगी, देखते हैं उसका जजमेंट क्या आता है। एक चीज और है जो वहाँ पे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि द पावर ऑफ लेजिस्लेचर बाय द ऑर्डिनेंस और द नोटिफिकेशन, की ये है कि पार्लियामेंट के पास इतना पावर है क्या कि बाय द ऑर्डिनेंस और द गैजेट नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको सुपरसीड कर दें। यहाँ पे द प्रीवियस जजमेंट वाज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। देखते हैं इसका वर्डिक्ट क्या आता है और फर्दर क्या डेवलपमेंट है, वी विल फर्दर डिस्कस। सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। दिस इज द, ये मंथली बेसिस का डाटा है, ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है कि यहाँ पे दे रखा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स
जहां पे मैन्युफैक्चर होता है जस्ट फैक्ट्री गेट पे, वहां पे प्राइस होता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो जो हम जाते हैं खरीदने, जैसे हम दूध खरीदने गए, जो हम पैसा पे करते हैं, वहां का जो प्राइस होता है उसका जो इंक्रीज होता है उसको कंपेयर करते हैं, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देता है। और जो फैक्ट्री गेट पे आता है तो वो इतना रेलिवेंट नहीं होता है आम जनता के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है। वो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो हम खरीदते हैं वहां पे प्राइस होता है, उसका हम कंपेयर करते हैं, तो दैट गिव्स द इन्फ्लेशन कि पिछली साल की तुलना में आज दूध का रेट कितना इंक्रीज कर गया, दैट इज द इन्फ्लेशन। तो अभी आरबीआई या गवर्नमेंट कभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके आजकल ले रही है। इसमें बेस ईयर होता है, जो जैसे बेस ईयर इफेक्ट ये होता है कि सडन चेंज इन द प्राइस, कुछ इवेंट आ गया, जैसे 20 कोविड पैंडेमिक था, तो उसमें काफ़ी रेंट का रेट काफ़ी जिस फ्लैट का रेट पहले 20,000 था वो घट के 10,000 पे आ गया। तो अब अगर कोविड का एक तरीके से थोड़ा सा हम कंपेयर करें कि क्या होता है बेस इफेक्ट, एक बार थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेस इफेक्ट होता है कि सडन चेंज अगर आ जाए, सडन चेंज इन द प्राइस उस ईयर को लेके, किसी अन टूवर्ड्स इवेंट्स, कोई कोई ऐसा घटना घट गया जो काफी इम्पैक्टफुल है। तो कोविड का ही ले लेते हैं। अगर कोविड के कारण 2020 में रेंट किसी भी जो 2 BHK का ले लेते हैं दिल्ली में, वो 20,000 से घट के 12,000 आ गया, 24,000 से घट के 12,000 कर लिए। इसका 2018 में रेंट था 18,000, ठीक है। 2020 में ये हो गया, फिर नॉर्मलाइज हो गया, और यहाँ पे इसका रेट वापस 22,000 हो गया। अगर इसकी तुलना करें तो सिर्फ 4,000 बढ़ा है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो दुगुना के करीब में हो गया। तो लगेगा, जो केवल इससे जिसको जो कंपेयर करेगा उसको लगेगा काफ़ी महंगाई आ गई। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन से करेंगे, जैसे 2018 2019, यहाँ पे भी 19,000 रहा होगा, 18-19,000 के आसपास, लेकिन ये डाउन 2020 में हुआ और ये नॉर्मलाइज हुआ। तो ये इसका इसका जो कंपेयर करेंगे वो बेस इफेक्ट के कारण हो रहा है, कि जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं उसका काफ़ी कम है। तो महंगाई अब इसलिए हम ऐसे ईयर को नहीं ले सकते जहाँ पे सडन चेंज हो। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर क्लियर है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, हमने इसको देखा है कल भी, अटल सेतु जो न्यूज़ में है, जो मुंबई को नहवा नवी मुंबई से कनेक्ट कर रहा है, और इसका जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर है। जो अरेबियन सी पे इसका डिस्टेंस है वो है 16.8 किलोमीटर। कहाँ पे है देखो, 16.8 किलोमीटर है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिस इज गोइंग टू रिड्यूस जो टाइम है, पहले 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में कर दिया। कुछ मोदी जी ने अपने भाषणों में कुछ अच्छे अच्छे जो डेवलपमेंट है उसका नाम लिया है, तो वो जानना जरूरी है। दे आर द इम्पोर्टेंट, यूपीएससी उसको मैच करा सकता है। कि जैसे बोला है कि हमने भूपेन हजारिका सेतु बनाया है, तो यू शुड नो ये कि ये कहाँ पे, ये असम में है। असम में ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ढोला एंड सादिया दो गांव हैं, उनको कनेक्ट करता है। और सादिया जो विलेज है वो अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी पास है, तो असम को कनेक्ट कर दे रहा है अरुणाचल से पहले। और ये किस रिवर पे है, लोहित रिवर पे है। लोहित रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, तो यू शुड नो। ठीक है, ये पूछ सकता है कि किस रिवर पे है, जैसे कि चेनाब तो इजी है, चेनाब चेनाब नदी पे ही होगा, द रिवर चेनाब ही होगा। बोगी बोगी बिल ब्रिज है, ये किसको कनेक्ट करता है, ये भी असम में धेमाजी डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है। टनल सबको पता होगा कि मनाली से जो रोहतांग के बीच का गैप था वो कम कर दिया, नियर अबाउट 2-3 घंटे का है ये टनल। ये टनल का डिस्टेंस आई थिंक 9 किलोमीटर के आसपास है। तो यू शुड नो, चेनाब जम्मू कश्मीर में है ये जो ब्रिज है। और नीलवांडे डैम प्रोजेक्ट है, दिस इज वेयर, कहाँ पे है ये,
अहमदनगर अगेन महाराष्ट्र में है, और ये डैम जो यूज कर रहा है वो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कर रहा है। तो फ्लाई ऐश होता है ना, जो कोल का बाई प्रोडक्ट होता है जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, उसका यूज होता है, तो उसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहते हैं। ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है। तो यू शुड नो, यूपीएससी कैन आस्क दिस रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो यूज हुआ है इस ब्रिज में, ओके, इस डैम में। उदन खाद पोकार रेलवे लिंक, ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में। तो जस्ट यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे काम का है, यूपीएससी रेलिवेंट है, इस पेज पे कुछ नहीं है, इस पेज पे देखो कुछ है, नो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पल्स से रिलेटेड है। दिस टॉक अबाउट, ये ग्लोबल पल्स कन्वेंशन होने जा रहा है इंडिया में, और ये नियर अबाउट 19 ईयर्स के बाद होने जा रहा है। तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट। एंड इसको कौन कंडक्ट करा रहा है? नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, एंड ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, ये मिलके इस कन्वेंशन को करा रहे हैं। और वाई द पल्स इज इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है, पल्स क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये आपके डाइट को न्यूट्रिशियस बनाता है, फूड सिक्योरिटी लाता है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। क्यों? पल्स कंट्रीब्यूट रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस। कैसे ग्रीन हाउस गैस को करता है? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये नेचुरल रूप से करता है। रोवियम, इसके जो रूट में एक बैक्टीरिया होता है रोवियम, वो जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है वो फिक्स करके, उससे क्या होगा कि नेचुरली अगर इन्वायरमेंटली नेचुरल नाइट्रोजन अगर प्रोड्यूस कर दें, तो जो फर्टिलाइजर में हम नाइट्रोजन करते हैं वो कम हो जाएगा। और जब भी जो फर्टिलाइजर वाला नाइट्रोजन होता है उसको बनाने में नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है। तो ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। पल्स विटामिन बहुत अच्छा ही, व्हाट इज, ये क्या है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। तो इसको जो मीट है या एग है रिप्लेस कर देते हैं। तो मीट के कारण जब हम ये लाइवलीहुड स्टॉक का जब भी हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो वहाँ पे लॉट ऑफ मेथेन एमिशन होता है, एंड मेथेन इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द पर्टिकुलरली, अब उसके अंदर जो हीट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको काफ़ी इंक्रीज करता है, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट करता है। तो दैट्स वाई ये पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पल्स का कन्वेंशन है इंडिया में हो रहा है, और नियर अबाउट 18 ईयर्स के बाद हो रहा है, तो दैट्स बिकम इम्पोर्टेंट। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है, बिगेस्ट कंज्यूमर भी है पल्स का, पूछ सकता है यूपीएससी में, क्योंकि बिगेस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं। ये न्यूज़ ले लेते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में भी है, सेंटर स्टेट रिलेशन के विद रिस्पेक्ट टू है। केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है कि यूनियन गवर्नमेंट है वो हमें बारो नहीं करने दे रहा है, और यूनियन गवर्नमेंट एक सीलिंग फिक्स कर दिया है कि उसके आगे हम बारो नहीं कर सकते, तो हम अपना बजट जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे मेंटेन करेंगे? गवर्नमेंट का काम ही है कि एक्सपेंडिचर करना, टैक्स लेना, और जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, टैक्स कम होता है, तो वो बारो करते हैं ताकि बाद में हम पे कर देंगे। अब उनके पास ये कह रहे हैं कि सीलिंग फिक्स कर दिया, तो हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनियन गवर्नमेंट है, क्योंकि उनके ही सीलिंग के कारण, उनके रिस्ट्रिक्शन के कारण हम मार्केट से बारो नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आर्टिकल 246 है जो ये कह रहे हैं कि जो ये स्टेट का पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट इज एसोसिएटेड विद द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 246। तो यू शुड रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज और है जो टूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में, वो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके अंडर में गवर्नमेंट को एक फिस्कल डेफिसिट जो होता है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं फिस्कल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द कलेक्शन रिसीट्स, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज द फिस्कल डिफिसिट। और ये काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया इस एक्ट के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट का, तो ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट का एक लेवल के बाद इंक्रीज होने देंगे, और ना ही ये यूनियन गवर्नमेंट का। तो यू शुड कंसीडर
दैट ऑल दिस थिंग। तो ये केरला गवर्नमेंट का ये है कि इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर जो पार्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यू शुड नो। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बोमई केस 1994 में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर यू मस्ट बी नोइंग कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसके साथ। ओके नेक्स्ट, ये इन्वेस्टर्स समिट हम आजकल देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था तमिलनाडु को 7 लाख करोड़, अभी गुजरात में हुआ तो गुजरात के पास आया है 45 लाख करोड़। आर यू गेटिंग ना, लाख के बाद करोड़ है, दैट्स मनी। अगर 45 लाख की जनसंख्या है तो सबको 1-1 करोड़ दे सकते हैं, इतना दैट इज द इन्वेस्टर। तो फैक्ट्री कहाँ बन रही है, जॉब कहाँ क्रिएट हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू गेट दिस। तो इसका मेनी रीजन है कि यहाँ पे सबमिट में तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कंपनियां या फॉरेन के जो भी कंपनी आती है वो बोल देती है कि यस वी विल इन्वेस्ट, हम आएंगे, कंपनी लगाएंगे, खूब जॉब जनरेट होगी। पर रियलिटी में जब वो लेके आते हैं अपना प्रोजेक्ट ग्राउंड पे, तो दे फेस लॉट ऑफ, काफ़ी उनको मुश्किल होता है। जैसे कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता है उनको, जो लैंड एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलर इसको फॉलो कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है। एक विंडो एक ऐसा विंडो क्रिएट कर दे जहाँ पे सारे क्लियरेंस एक जगह दे दे, सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसको कहते हैं, वो प्रोवाइड कर दे। That's all about this news. This news, Karnataka launched Yuva Nidhi scheme. तो युवा निधि इज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये आप याद रखिएगा कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एक फिक्स अमाउंट में गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था वो देगा। और ये बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट पे है, यूनिवर्सल बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब हर एक आदमी को एक इतना अमाउंट दे देना चाहिए कि वो अपना जो बेसिक लाइफ है वो आराम से जी सके। तो ये इस स्कीम में है, आप याद रखिएगा क्योंकि न्यूज में भी था। और 4 और ये जो स्कीम है कर्नाटका गवर्नमेंट का, स्त्री शक्ति, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी एंड अन्ना भाग्य। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है, जस्ट आपको याद रखना है एसोसिएटेड विद द कर्नाटका गवर्नमेंट। ये डेवलपमेंट है सऊदी अरबिया के साथ हमारे रिलेशन में, थोड़ा सा जीएस पेपर 2 में हम यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच में। जो इस 3-4 पॉइंट को हम मेंशन कर सकते हैं कि क्लोजनेस आई है। अभी वहाँ के चीफ ऑफ स्टाफ है वो इंडिया के विजिट पे है, और उनसे हम 4-5 ग्राउंड पे बात कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉइंट वेंचर इन द डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो ये सब आप जब भी इंडिया सऊदी अरेबिया का रिलेशन लिख सकते हैं तो रिसेंट डेवलपमेंट है ये, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारा यूएस के साथ जो एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें हमारे साथ जापान भी है, चाइना भी है, कनाडा भी है। तो देयर इज़ द 5 कंट्रीज है। ये तो आसानी से, इंडिया का दोस्त जापान, यूएस का दोस्त कनाडा, चाइना न इंडिया का दोस्त न यूएस का दोस्त, दोनों से इनका टक्कर है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया जापान तो इजीली याद कर सकते हैं, यूएस कनाडा इजीली याद कर सकते हैं, चाइना आ गया है। और थोड़ा सा आप याद रखिएगा, माउना किया ये एक इनएक्टिव वॉल्केनो है। इनएक्टिव वॉल्केनो ये होता है कि वॉल्केनो कभी आया है था, अब बंद हो गया, फ्यूचर में भी आने का चांस बहुत कम है, तो उसको इनएक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हाइट ऊपर है, तो इसलिए ये टेलीस्कोप थोड़ा डीप यूनिवर्स में हम देख सकते हैं, तो इसका ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी डेवलपमेंट है कि लोकल्स जो वहाँ के हैं विरोध कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ये प्रोजेक्ट, कई प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे हैं और वहाँ पे उनका कल्चर और उनका जो रिलीजियस है वहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे विरोध चल रहा है।
तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव ये दिया गया है कि ये स्पेन में एक जगह है, उसका नाम है ऑब्जर्वेटो डेल रोको डी लॉस मुकाकोस। ये स्पेनिश नाम है, इतना अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो कैनरी आइलैंड है जो स्पेन का, वहाँ पे इसको डेवलप किया जा सकता है अल्टरनेटिव, बिकॉज यहाँ पे हम काफ़ी विरोध देख रहे हैं। आई एम क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग ले सकते हैं, एडिटोरियल ले लेते हैं। एडिटोरियल जो ये कंटिन्यूअसली न्यूज़ में है, क्या न्यूज़ में है, जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स, इनकम टैक्स और जो होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है, और जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यू शुड नो दैट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेशन का जो कॉरपोरेशन इनकम टैक्स है वो भी डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, दे आर द डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनमें सब में कलेक्शन इंक्रीज हुआ है पास्ट ईयर्स में, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि डेफिसिट तब भी कम हो रहा है। डेफिसिट जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, तो रिसीट्स इंक्रीज हुआ है, फिर भी उनका जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, वो घटना चाहिए। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है वो जितना कलेक्शन हो रहा है उससे भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब्सिडीज स्कीम्स गवर्नमेंट के हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दैट्स वाई। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए टैक्स रिफॉर्म का कुछ प्रपोजल है। एक टैक्स रिफॉर्म का है कि मल्टीपल विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑफ द फर्म्स, इसको रिड्यूस करके थोड़े कम लोअर रेट में लाने चाहिए, ठीक है ना। एग्जेम्पशंस कम करना चाहिए। एग्जेम्पशंस जैसे होते हैं कि आप ये कर लीजिए तो आपका इतना टैक्स कम हो जाएगा, ये कर लीजिए तो उतना टैक्स कम हो जाएगा, तो इसका मिसयूज होता है। और एग्जेम्पशन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो कंप्लायंस बर्डन बढ़ा देगा कि आपको सीए के पास जाना पड़ेगा, सीए आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, तो लोग जाते ही नहीं है। उससे अच्छा वो कहते हैं कि आई विल नॉट फिल अप। तो ये कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करता है लोगों को टैक्स बेस में आने से। तो एग्जेम्पशन थोड़ा सा गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, और खासकर जो कॉर्पोरेट एग्जेम्पशन है उससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर को बहुत लॉस होता है। तो लाख करोड़ों में वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो दैट शुड बी कंसीडर, उसको ले हटाना ही चाहिए। यहाँ पे ये सजेशन है। एक सजेशन ये कि 18% का जो जीएसटी है हेल्थ इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जो गरीब लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्योंकि उनके अगर एक भी फैमिली में किसी का एक भी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, कोई डायर कोई ऐसा हो गई, बीमारी हो गई जो जिसमें पैसे काफ़ी खर्च होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ऐसे में ये तुरंत पॉवर्टी लेवल के नीचे आ जाते हैं। ये जस्ट पॉवर्टी लेवल के ऊपर होते हैं। उनका एक फैमिली का पर्सन का तबीयत खराब हो गया तगड़ा वाला, तो मैक्सिमम मनी, एक तो जॉब भी छोड़ना पड़ता है, मैक्सिमम मनी उनको डाइवर्ट करना होता है, तो उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो वो जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बच जाएंगे। लेकिन 18% टैक्स देना पड़ रहा है जीएसटी, तो लोग उससे डिसइंटिवाइज हो रहे हैं। तो इसको सोच के इसको 5% तक लाना चाहिए, ऐसा सजेशन है। इसमें यही है। फिर लास्ट में यही है कि जो ये ऑप्शंस है जो इन बेनिफिट आ रहे हैं कलेक्शन का, उसका पॉलिसी मेकिंग में यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल है जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अभी दिया गया है, जिसमें इंदौर पहले पे था और सूरत भी पहले पे था। तो इसमें इस एडिटोरियल में बोल रहे हैं कि ये एक तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि अवार्ड देते हैं, उससे इंसेंटिवाइज होते हैं सिटीज, विलेज और स्कूल्स को इंसेंटिव मिल रहा है कि दे शुड बी मोर क्लीन, दे शुड इम्प्लीमेंट द प्रोविजन फॉर द मोर सैनिटेशन, सैनिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। लेकिन दिक्कत यह है कि कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें एक ही तरीके के कई कैटेगरी है। जैसे यहाँ पे एक कैटेगरी में कर रहा है कि क्लीनेस्ट गंगा टाउन, ठीक है, एक कैटेगरी में बोल रहा है कि क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट टाउन, ठीक है, फिर एक कैटेगरी में बोलता है कि क्लीनेस्ट स्टेट। तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन सा कर रहा है, खासकर इन स्टेट्स में ही काफी कंफ्यूजन है। तो इसको कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सेकेंड थिंग ये बोल रहे हैं कि
जो पहले से ये कंटिन्यूअस आ रहे हैं सूरत और इंदौर, तो इनका जो ग्राउंड पे मैकेनिज्म है सैनिटेशन को लेके ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब एक बार आ गए तो ये तो श्योर शॉट है कि अगली बार भी होंगे, क्योंकि उनका मैकेनिज्म तो अब बनाना नहीं है, वो हमेशा रहेगा जमीन पे। तो अगर उनको थोड़ा सा हटा दिया जाए कुछ ईयर्स के लिए, तो औरों को इंसेंटिव मिलेगा कंपटीशन करने के लिए। अदरवाइज सबको लगेगा कि आने वाले तो वही फर्स्ट है, तो हम क्यों कुछ मेहनत करें। तो थोड़ा सा क्योंकि ऑलरेडी इस पे ग्राउंड वर्क ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, तो दूसरों को करने में टाइम लगता है। तो दैट्स वाई दे शुड बी रिमूव, जैसे इंदौर है 4-5 साल के लिए हटा दें, ऐसा सजेशन है। और गुड सजेशन, अच्छा सजेशन है। ये आर्टिकल राम मंदिर पे है, तो हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, उतना हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा श्री राम पांचू जो इसके राइटर हैं, वो जो मीडिएटर कमेटी थी, जो मीडिएशन करा रही थी जब ये बाबरी मॉस्क का जो डेमोलिशन का केस चल रहा था, राम जन्मभूमि केस चल रहा था, तो ही वाज आल्सो मीडिएटर। तो ये अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं कि जब इसका डिसीजन आने वाला था, तो उन्होंने ऐसा लग रहा था कि काफी मतलब केओस होगा, लड़ाई होगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, राइट्स होगा कुछ, तो सिक्योरिटी काफी हाई अलर्ट था, लेकिन एक भी केस नहीं आया। तो उन्होंने रीजन काफी सरप्राइजिंग था, उन्होंने रीजन बताया कि इसलिए हो सकता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी उसने उन्होंने सोचा कि चलो एक बार ये एक्सेप्ट करके फाइनल करते हैं, ऐसी घटना कुछ घटे ही नहीं। और उन्होंने डील करने की कोशिश की मीडिएटर से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि आगे से ऐसे जो डिमांड है उसको लिया नहीं जाए। तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का है, जो कहीं पे भी अगर वर्शिप का प्लेस है किसी भी कम्युनिटी का, अगर वो 1947 के पहले का बना है, तो उस पे हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि उसको चेंज करना है। वो भले किसी का हो, कैसे भी हो, उस पे केस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस्लाम में दैट प्रोविड द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एज वन ऑफ द एज ऑन द 15th डे ऑफ 1947, जो जिस दिन हमारा इंडिपेंडेंस मिला उसका जो स्टेटस था, डिस्पाइट ऑल दैट थिंग, कि वहां पे उसके पहले क्या था, किसने तोड़ के क्या बनाया था, दैट विल बी नॉट कंसीडर, वो नहीं चेंज हो सकता है। ये क्लियर कट में इस एक्ट में लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ने चाहा था कि ये अब इम्प्लीमेंट हो जाए, ताकि ऐसे जो डिमांड है, जो राम जन्मभूमि के तरीके से ही डिमांड है, जैसे कि ज्ञान वापी में डिमांड चल रहा है, मथुरा में भी डिमांड चल रहा है, तो ये सब चीजें अब नहीं हो। तो ये उनको दिया गया था एश्योरेंस। यहाँ पे कह रहे हैं ये एक्ट कोई इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए और स्पाइन चाहिए, और पॉलिटिकल विल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आगे सच केस नहीं है। राम मंदिर पे बोल रहे हैं कि ठीक है, मंदिर अच्छी बात है, दिस इज गुड थिंग। और सबसे ज्यादा हमें फोकस जो करना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उनका नेचर है, कैरेक्टर है, कि आइडियल रूलर का है, जो इंश्योर फॉर ऑल हिज सब्जेक्ट जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड मेकिंग राइटियसनेस द क्रीड ऑफ हिज रूल। उनके जो रूल का बेसिस था वो राइटियसनेस था, कि सही को सही, गलत को गलत कहना, ये हमें अपने अंदर लाना है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द टेम्पल्स एंड इन फेसिंग ऑन द ग्रैंडुअर। वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको थोड़ा सा कम करके रखना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया। आई डोंट नो, दिस इज नॉट माई व्यू। यहाँ पे ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, अगर हम पुलिस रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से देखें। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर पुलिस रिफॉर्म पे आता है, तो आर के राघवन जी ने इनको लिखा है, और ये पहले डायरेक्टर रहे सीबीआई के। तो अभी ये टोटल आर्टिकल बेस्ड है, जो जयपुर में अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मीटिंग था, मोदी जी ने भी अटेंड किया था, उस पर 3 दिन का मीटिंग चला था, कॉन्फ्रेंस था। मोदी जी ने पर्सनल जाके इन ब्यूरोक्रेट से मिला भी है, उनका व्यू भी लिया है। इन्होंने क्या, सब तो ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, पुलिस का जो हमारे आम जनता की आंखों में जो उनका व्यू है पुलिस के प्रति, वो अभी भी अच्छा नहीं है। कोई भी रिस्पेक्टफुल पर्सन वो नहीं चाहता है कि पुलिस स्टेशन जाए, जब तक कि उसके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति नहीं पड़ा हो।
डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम क्राइसिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम क्राइसिस में ही हो जाता है। फिर ये बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि जो पुलिस का इश्यू चल रहा है आईपीएस का, वो सेंटर स्टेट का भी मैटर बन जाता है। आईपीएस का मिसयूज यूनियन करता है और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा जो आईपीएस जो पुलिस के हायर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको सस्पिशन के ही नजर से देखते रहते हैं कि दे आर द एजेंट ऑफ द सेंटर। फिर अभी जो रिसेंट इन्फोर्समेंट ईडी को लेके अभी जो मुद्दा चल रहा है उसको इन्होंने कहा है कि ये आगे वाले टाइम में फेडरल गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है, जो टसल क्रिएट हो रहा है। तो एक बात इन्होंने इस पे भी बोला है। यहाँ पे फर्दर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कहते हैं कि जो पुलिस नीचे के ऑफिसर होते हैं, नीचे रैंक के ऑफिसर होते हैं, जैसे कांस्टेबल हुए, सब इंस्पेक्टर हुए, इंस्पेक्टर हुए, उनको मोटिव नहीं मिलता है कि अपना टैलेंट दिखाने का, उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि जितने भी ग्लोरी होती है वो ऊपर के आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो खुद को ले लेते हैं, वो क्रेडिट दूसरे का भी ले लेते हैं। अगर दूसरे ने भी कुछ अच्छा काम किया तो उनको ऊपर नहीं आने देते, दे टेक ऑल द क्रेडिट फॉर द देमसेल्फ। तो ये डिसइंसेंटिवाइज करता है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा ऐसा प्रमोट करना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी मशीनरी है, पुलिस मशीनरी, तो उसको भी थोड़ा सा इंसेंटिव मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, पुलिस के पास माना जाता है कि ऑफिसर जो होते हैं नॉलेज एंड इंटीग्रिटी होना जरूरी है, लेकिन एक चीज और बोला है कि जेन्युइन एम्पैथी, दूसरे के दुख को दुखी होना और उसके दुख को कम करने की कोशिश करना, उसको एम्पैथी कहते हैं। तो वो एम्पैथी जब तक इसके साथ जुड़ेगा नहीं, नॉलेज एंड इंटीग्रिटी के साथ, तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि इनको कनेक्ट करके देखना है, जितने भी ऑफिसर्स हैं या पुलिस ग्रेड है उसमें ये इनकलकेट करेंगे तभी पुलिस इफेक्टिव हो सकती है। एक बात और बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्की है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरा, सब एक दूसरे को ऊपर ही देखते हैं, जो ऊपर है वो दूसरे वाले को और नीचे वाले के साथ ज्यादा मिलने को कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब अपना स्टेटस बना के रखते हैं। तो ये पुलिस में है, लेकिन ये एक तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि थोड़ा सा जो ऊपर के ऑफिसर हैं वो बात करें नीचे के जो पुलिस है या जो उनके एम्प्लॉय हैं, और उनको थोड़ा सा इनकरेज करें, मोटिवेट करें टू डू गुड थिंग फॉर द पीपल, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इस स्टेटस को इतना हायरार्की वो रिजिड है कि वो कोशिश भी नहीं करते, तो ये हटना चाहिए। लास्ट में इन्होंने कहा है कि पुलिस का जो पॉलिटाइजेशन का इश्यू है वो हमेशा रहता है। जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है पुलिस को अपने अनुसार यूज करती है बाय द ट्रांसफरिंग, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में पुलिस गवर्नमेंट चेंज होते ही एसपी डीएसपी सब बदल जाते हैं। तो ये पॉलिटिसाइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है, उसमें गाइडलाइन है, प्रकाश सिंह केस है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि इतने ईयर्स के लिए आप बदल सकते हैं, बदलने के लिए एक कमिटी बनाइए, वो सब इम्प्लीमेंट करने का हम कंक्लूजन में सजेशन दे सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूड किया है कि इसके लिए एक बहुत ही पॉलिटिकल ह्यूज चेंज चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। तो आप भी इसको अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं व्हेनेवर जब भी क्वेश्चन पुलिस रिफॉर्म को लेकर आता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो ये रिफ्यूजी फ्रॉम द, जो रिफ्यूजी श्रीलंका से आते हैं और उनको सिटीजनशिप लेने में जो इश्यू आता है, जैसे ये एक फैमिली का केस स्टडी है, इन्हें 50 साल लग गए हैं अपना सिटीजनशिप लेने में। यहाँ तक कि अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहें तो एक मेथड होता है नेचुरलाइजेशन, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, तो उसमें भी 10-12 साल में मिल जाता है। लेकिन ये जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रखा है कि जो भी श्रीलंकन रिफ्यूजी हैं उनको हम नेचुरलाइजेशन और द रजिस्ट्रेशन से नहीं देंगे, मना करके रखा है। तो ये एक इश्यू है। रिफ्यूजी की बात आती है तो इंडिया में कोई भी रिफ्यूजी को लेके सेपरेट लॉ नहीं है कि रिफ्यूजी को ही डील करना है, उसको डील करने के लिए लॉ नहीं है। जो दूसरे लॉ है जैसे फॉरेनर्स को डील करने के लिए या सिटीजन्स को डील करने के लिए, वही रिफ्यूजी को लेके डील भी करता है। तो अगर आपको आता है कि फॉरेनर्स एक्ट
1947 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू द इंडिया एक्ट 1920 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो ये सब एक्ट है लेकिन इसको डील करते हैं। तो अगर यूपीएससी ने इन चारों को ऑप्शन देके पूछा कि दे आर एसोसिएटेड विद द रिफ्यूजी, तो यस दे आर एसोसिएटेड विद द रिफ्यूजी, बट एग्जैक्ट सेपरेट लॉ नहीं है, यू शुड रिमेंबर। थोड़ा सा सिटीजनशिप एक्ट में काफ़ी चेंज हुआ है टाइम के साथ, तो यू शुड बी क्लियर। सिटीजनशिप जो बर्थ के साथ मिलता है, जैसे कि जब हम पहला एक्ट बनाए थे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, तो उसमें हमने क्लियर कर दे दिया था कि इंडिया में कोई भी बर्थ लेता है उसको हम सिटीजनशिप ले लेंगे। तो इसका ये इल इफेक्ट आता था कि जैसे बांग्लादेश से, भूटान से, नेपाल से अगर कोई माइग्रेंट आते थे और वो इंडिया में आके रह गए, तो उनका जो बच्चा पैदा होता था वो अपने आप ही सिटीजन्स हो जाता था। तो ऐसे हमारे पास इशू आने लगा कि बाहर से आके, जैसे बांग्लादेश से काफ़ी इन्फ्लुएंस आ गया, तो हम और लोकल्स के बीच में टसल होने लगा। अगर सिटीजनशिप इतनी आसानी से दे दें तो देयर विल बी द डिसबैलेंस बिटवीन द लोकल पीपल एंड द माइग्रेंट्स पीपल। बांग्लादेश में ये हमने देखा है। तो इसको लेके 1986 में चेंज लाया गया कि केवल सिटीजन्स बर्थ के ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा, बर्थ के साथ क्या होना चाहिए, वन ऑफ पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो अभी ये चेंज ला दिया। तो 1987 के बाद जो भी इंडिया में पैदा होंगे तो उनके एक पेरेंट को होना जरूरी है। 87 के पहले अगर कोई भी पेरेंट्स और इंडियन सिटीजन्स ना भी हो, बच्चा अगर यहाँ पे आके पैदा हो जाता था तो उसको हम सिटीजनशिप दे देते थे। अब एक पेरेंट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये था कि कई बार हमने ये देखा कि श्रीलंका या बांग्लादेश से माइग्रेंट आते थे, वो शादी यहाँ पे कर लेते थे, तो एक रिफ्यूजी होने के बाद भी दूसरा यहाँ का हो गया, सिटीजनशिप देना पड़ता था। तो इसको लेके विरोध होने लगा असम में और वेस्ट बंगाल में और जगहों पे। तो फिर 2003 में गवर्नमेंट की बुद्धि फिर खुली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक और ऐड कर देते हैं। एक तो सिटीजनशिप होना ही चाहिए और दोनों में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। नाइदर ऑफ देम शुड बी इलीगल माइग्रेंट। ओके, तो ये हमने नया ला दिया। तो अभी का जो स्टेटस है वो बर्थ शुड बी इन इंडिया, वन पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नाइदर ऑफ देम शुड बी इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ द इंडिया। तो दिस शुड बी, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। उतना टफ नहीं है, लेकिन बुक में देख के लगता है कि काफी टफ है, क्योंकि वहां पे एक्ट लिखा हुआ है कि इसके बीच में, जस्ट दिस इज द रीजन, यू शुड नो द रीजन। आगे कोई इंपॉर्टेंट है क्या? ये महालक्ष्मी स्कीम के बारे में बात किया है। अभी तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, तो महालक्ष्मी स्कीम लेके आई है। इसके अंडर में है कि इट्स ऑफर फ्री ट्रेवल टू द वुमेन, गर्ल्स एंड द ट्रांसजेंडर। तो ये तीन कम्युनिटी है, वुमेन, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर, ये याद रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कर दिया है। इसमें ये बोला है कि जो इनके वुमेन्स का जो ट्रेवलिंग फ्रीक्वेंसी है बढ़ गया है, जो उनका फुटफॉल है ट्रेवल के लिए वो बढ़ा हुआ है, लेकिन बसेस नहीं इंक्रीज हुए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ओवरलोडिंग का इशू आ रहा है, तो दे आर डिमांडिंग मोर। अगला ये आर्टिकल है कि जो चिकन फाइट होती है, क्या बोलते हैं इसको, जो कॉक फाइटिंग होती है, उससे रिलेटेड है। ये तेलंगाना में काफ़ी इस समय फेमस है। और इसके उसको बैन होने के बाद भी इसको बैन किया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट 1960, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो
खासकर जब ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है इस टाइम पे आंध्र प्रदेश में खासकर। ओके, तो ये हो गया। और कोई इम्पोर्टेंट है? और सब तो रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के। तो लास्ट एक बिजनेस न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है ये जो आया हुआ है कि देयर इज द ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है थोड़ा सा डाउन हुआ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक कोर सेक्टर है, यू शुड नो द व्हाट आर द कोर सेक्टर। इसमें 8 इंडस्ट्री है जो कोर सेक्टर है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बस इतना जानिए, वही इंपॉर्टेंट है। और सब तो ये डेटा है, सेक्टोरल डेटा है, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, उसके डिटेल में नहीं जाना है आपको। कोर सेक्टर जो है, कोर सेक्टर वो 40.27 के आसपास, 100 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में है उसका 40%, ये सिर्फ 8 कोर सेक्टर है, 8 एरिया है जो इनका शेयर है। वो 8 एरिया को आप जानिए, कभी भी और यूपीएससी पूछ सकता है। एक तो रिफाइनरी है, पहले पे सबसे ज़्यादा शेयर इसका है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है दूसरे पे, इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे कोल है, नहीं कोल स्टील है, स्टील के बाद कोल है, कोल के बाद क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है। ये तीनों एक कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है, तीनों आस ही पास हैं। और लास्ट में सीमेंट है एंड फर्टिलाइजर है। ये सिर्फ 8 है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडिया में 8% इनका शेयर है, तो यू शुड नो। एंड हाईएस्ट पे है रिफाइनरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद है। तो ये आज का न्यूज़ टोटल आज का यही है एंड वी हैव कवर्ड जितने भी रेलिवेंट एरिया है यूपीएससी के हमने कवर कर लिए हैं। और आपको नीचे जो हमने आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आज से डेली बेसिस पे। आपको सेशन के बाद हम नियर अबाउट 6:30 के आसपास, 6:30 या 7 o'clock पे 4-5 क्वेश्चन हम पोस्ट कर देंगे और एक मेंस का क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। वो आपको डेली बेसिस पे लिखना चाहिए ताकि आपके अंदर जो आंसर राइटिंग का, मेंस का आंसर राइटिंग का हैबिट है वो आपके अंदर इनकलकेट हो सके और आप इसको डेली बेसिस पे उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस होता है उसको आप जीत सकें। और ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको आंसर लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम मॉडल आंसर भी देने की कोशिश करेंगे अपने आगे वाले सेशन से। तो थैंक यू, आपको धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। और फिर कल मिलेंगे हम लोग द हिंदू न्यूज एनालिसिस के लिए। और जय हिंद।